माननीय दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने 3.5 hours. 3.5 hours. Please. 3 hours. 3.5. माननीय सभापति महोदय, खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इतना व्यापक विषय है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का उन्होंने जिक्र किया। ये देश भी हमारा नैसर्गिक साधनों में हम संपन्न हैं, लेकिन यह भी एक बड़ी विडंबना है माननीय सभापति महोदय कि जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं वहीं सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो आदिवासी क्षेत्र हैं। उन लोगों का क्या हाल है, इसके बारे में आपकी नेशनल माइनिंग पॉलिसी 2019 में उसका जिक्र तक नहीं है। आप लोगों ने जो नेशनल पॉलिसी बनाई उसमें लैंड हाउसेज और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जो खनिज हैं उसके बारे में आपने उल्लेख तक नहीं किया। और विशेषकर माननीय सभापति महोदय, आज ये विषय इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अधिकांश क्षेत्र जो हैं शेड्यूल एरियाज में हैं और शेड्यूल एरियाज में पैसा लागू है और पैसा लागू होने के कारण आपको हर केस में क्या ग्राम सभा की मंजूरी आपको नहीं लेना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इतना यह साधारण विषय नहीं है, इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही मांग की है कि खनिज जैसा विषय जो है ये व्यापक तौर पर चर्चा में आना चाहिए। आपने नेशनल माइनिंग पॉलिसी बनाई, संसद में उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय भूपेंद्र यादव नहीं है, चले गए, कहां बैठे हैं? प्लीज। हाँ जी, भूपेंद्र यादव, आपने कहा सेलेक्ट कमेटी में गया, 2015 में सेलेक्ट कमेटी में नहीं गया, 2017 में नहीं गया, 2021 में नहीं गया। नहीं, आई एम नॉट लीडिंग। 2019 में 21 में नहीं गया। और विषय में आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं इस मामले में, आप बैठ जाए। आई एम नॉट यील्डिंग सर। आई एम नॉट यील्डिंग। भूपेंद्र जी, आई एम नॉट यील्डिंग। आप अपना जवाब दीजिएगा। सेलेक्ट कमेटी में आप यदि भेजते हैं तो उसमें हर तरह से हर पहलू पर चर्चा हो सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं, वो तो कैजुअल लेबर है। उस मामले में उनकी कोई वो बात नहीं है, उनकी उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसी बात से यूपीए सरकार ने तय किया था। और माननीय मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहली बार कॉम्पिटिटिव बिडिंग का कंसेप्ट इस देश में कोई लाया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाए थे 2004 में। और उस समय आपके मुख्यमंत्रियों ने झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के इन मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया था कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग में नहीं जाना चाहिए। और यही नहीं है माननीय सभापति महोदय, शेयर इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइंस का कंसेप्ट यूपीए सरकार 2010 में लाई थी। उन लोगों का भी हक होना चाहिए जिन लोगों की जमीन आप ले रहे हैं, उन लोगों का भी हक होना चाहिए प्रॉफिट में जिनको आप बेरोजगार कर रहे हैं। और इसीलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में, जिसमें 26% ऑफ प्रॉफिट का शेयर उन लोगों को देना चाहिए जिनकी जमीन उसमें गई है। यह कंसेप्ट था माननीय सभापति महोदय। और इसी कंसेप्ट और इसी विचारधारा पर हम लोगों को आप मौका दें, हम सेलेक्ट कमेटी में इसको लाना चाहते हैं। बिना चर्चा के आपको जो लाना लाइए, ऑर्डिनेंस ले आइए, पास करा दीजिए, बहुमत है, पास करा दीजिए। आपने बड़ी योजना बताई है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गरीब लोग सबसे रिच नेचुरल रिसोर्सेज की पर रहते हैं। ये हमारे सामने विडंबना है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं
कि एक रिपोर्ट आई है आपके जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें 5,000 से कम आमदनी वाले लोग किस क्षेत्र में हैं? उड़ीसा, हमारे बीजेडी के लोग समर्थन देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कपा और भी देखें, 90.6% ऑफ पीपल इन क्योंझर आर अर्निंग लेस देन 5,000 रुपीज. सुंदरगढ़, 89.8% people living in that district are earning less than 5,000 rupees per month. और उसके बाद वेस्ट बंगाल झारखंड में 53.8, छतरा में 83.2, those who are living below 5,000 rupees per month. This is an issue, मंत्री जी. केवल पैसा कमाना ही नहीं है, पूंजीपतियों का जो आप सहयोग कर रहे हैं वो इसमें परिलक्षित होता है. इसलिए हम आपसे चाहते हैं सेलेक्ट कमेटी में ले जाइए, ताकि गरीबों का हित, मजदूरों का हित और आदिवासियों का हित का भी हम लोग उस पर चर्चा कर सकें. इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा आयरन ओर पाई जाती है. वहां 94.7% ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो 5,000 रुपीज पर मंथ. कोरबा 91.3%, राजस्थान भीलवाड़ा 82.5. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कास्ट सेंसस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके आधार पर मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं. मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज इस देश में जो हालात हैं उसमें पूंजीपतियों के पक्ष में पूरे तरीके से पूरी सरकार लगी हुई है. और इसीलिए आप लोगों ने जो कैप्टिव माइंस हैं उसमें भी सेल करने का जो अधिकार 50% तक दिया है, वो इसका एक और लक्षण है. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लगातार अमेंडमेंट आप लाए रहे, इसका मैंने उल्लेख कर चुका हूं. मैं आपसे अनुरोध यह करना चाहता हूं कि आपने जो मौजूदा कानून लाए हैं उसमें आप कह रहे हैं कि इसमें राज्यों का अधिकार नहीं छिन रहा है. अरे आप सेक्शन 10 ले लीजिए, सेक्शन 11 ले लीजिए. राज्यों को आपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का अधिकार बंटन का दिया. अब उस पर आपने अमेंडमेंट कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव द डायरेक्शन. आपने कहा था एक क्लॉज बता दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं. क्लॉज 10, क्लॉज 11, ये दोनों के दोनों हैं. राज्यों के अधिकार को आप छीन रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में भी डायरेक्शन कहां से आएगा? केंद्र सरकार से आएगा. और कॉम्पोजिशन में भी, कॉम्पोजिशन में आप ठीक है, में हमारा पक्ष यह है कि चुने हुए प्रतिनिधि होना चाहिए, तो उसको इस बार डालते क्यों नहीं है? आप कॉम्पोजिशन में किसको डालेंगे? बड़े बड़े पूंजीपतियों का, जिनका हित उसमें समाहित है, उनको ही आप उसमें. जी हाँ, दिस इज व्हाट आई एम कोटिंग. मैं क्लॉज 10 का पढ़ रहा हूं. Provided that the central government may give directions regarding composition and utilization of funds. क्या ये राज्यों का अधिकार आप नहीं छीन रहे हैं? माननीय मंत्री जी, इतना आप हम लोग को गुमराह मत किया करिए. ऐसे और कई विषय हैं जिनके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं. शुरू से नरेंद्र मोदी जी का एक कंसेप्ट है, वन नेशन, वन लीडर, वन पार्टी. बाकी सब जाए. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सभापति महोदय कि आज ने जो कहा है इसमें पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में उपयोग किसके लिए हुआ है? बेनिफिशियरीज के लिए नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है. जहां कमीशनबाजी हो जाती है कलेक्टर साहब के लिए और वहां के अधिकारियों के लिए. यह पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है पूरे तरीके से अधिकारियों के कब्जे में है, जिसकी वजह से जहां कमीशन के बाद आधार पर बंटन होता है. आप वहां के जो लैंड हाउसेस हैं, सभापति जी आप झारखंड से आते हैं, आपने उनकी पीड़ा देखी है, उनकी गरीबी आपने देखी है. क्या उनका अधिकार नहीं बनता है? मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो पैसा खर्च हुआ है,
हजारों करोड़ रुपए उसके अंदर है, उस पर आंख आपकी लगी हुई है, उस पर आपकी नियत लगी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस वजह से आपने ये अमेंडमेंट ये लाए श्रीमान। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप अपने उत्तर में बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंतर्गत कितने निजी हितग्राहियों का आपने फायदा पहुंचाया है। मुश्किल से 5% भी नहीं होंगे, जबकि इसका महत्व जिसको पूरा प्राथमिकता आपको उनको देना चाहिए था जो पूरे तरीके से वहां से गरीब लोग हैं। मैं जानता हूं, कई मेरे परिवार को मैं जानता हूं, कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में एक एक परिवार को 3-3 बार उठा के अलग किया गया है, जो गरीबी की हालत में जी रहे हैं बेचारे। उन पर भी तो कभी ध्यान देना चाहिए, और यूपीए सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरुआत कर दिया था। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं माननीय कि आपने कहा है कि एनमेट का इसका उपयोग भी अब कहां से होगा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से भी आप पैसा आप एनमेट के लिए लेंगे। क्यों लेंगे साहब? पहले सारा एक्सप्लोरेशन जो था प्राइवेट पार्टीज करती थी, अब वहां पर भी आप किसका पैसा छीन रहे हैं? आप हितग्राहियों का पैसा छीन रहे हैं, गरीब का पैसा छीन रहे हैं, जिसको हक बनता है उस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के ऊपर। क्लॉज 13 के बारे में आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही है। मैं आपसे विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि इसमें आपने उनको सनसेट क्लॉज आप ले आए हैं। आपने खुद ने कहा 572 ऐसे प्रकरण आएंगे। इसमें मैं आपसे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सारे के सारे प्रकरण जाएंगे ये अदालत में। पहले भी आपने जो कानून लाए थे उसके कम से कम 200 से ज्यादा प्रकरण अदालत में आज लंबित हैं और वहां माइनिंग नहीं हो पा रही है। कोल ब्लॉक्स के मामले में भी केंद्र सरकार का जो रवैया था, उसके अंदर जो जहां माइनिंग हो रही थी वहां तक आपने उनकी लीज आपने कैंसिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर दी। आज जितने जी एनपीएस आज नजर आ रहे हैं, जिनको कि लाइसेंस मिल गया था, माइनिंग लाइसेंस मिल गया था, उसका आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनका आपने माइनिंग लाइसेंस कैंसिल करवाकर सारे के सारे लोग जो लोग थे उनको आपने एनपीए बनवा दिया। मेरा आपसे अनुरोध है माननीय सभापति महोदय, ये केवल 572 लोग के लाइसेंस की बात नहीं है। एक एक लाइसेंसी के पास लगभग 100 से 200 लोग उस पर काम करते हैं। इसमें हजारों लोग उसके अंदर बेरोजगार हो जाएंगे अगर आपने उस सभी को आपने लीज इस कानून के पास होते ही अगर आपने वो लीज उनकी कैंसिल कर दी, तो वो सारे के सारे लोग बेरोजगार ही नहीं होंगे। ये सारे मामले अदालत में जाएंगे और अदालत में जाएंगे तो आपका जो ऑक्शन कहाँ धरा का धरा रह जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने पिछली बार जो आपने कहा कि उन्होंने अभी तक 2 साल में कराया क्यों नहीं? अरे श्रीमान, आप इतना ही पता लगा लें कि किसने नहीं होने दिया। राज्य सरकार ने क्या उनकी मदद की? क्या केंद्र सरकार ने उनको मदद की? आपने बड़ी खुले उनसे कह दिया कि हमने सारे अधिकार राज्यों को दे दिए। अरे कौन सा राज्यों को अधिकार दे दिया आपने? क्या एनवायरमेंटल क्लियरेंस का अधिकार आपने राज्यों को दे दिया है? क्या आपने आरपी के और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के अधिकार, आप माइनिंग लीज के अधिकार आपने राज्यों को दे दिए हैं? केवल गुमराह कर कर आप सदन को गुमराह नहीं कर रहे हैं, केवल देश को गुमराह कर रहे हैं। और इससे आपने अपने आप, जब आप ये बिल लाए थे 2015 में, आपने कहा था इतने लाखों करोड़ का हम लोगों ने हमारा रेवेन्यू आएगा। श्रीमान, हमें आप ये बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जितने आपने ऑक्शन किए हैं खदानें, कितना रेवेन्यू आया है 6 साल के अंदर? आप जरा बता दीजिए। आपने एनमेट की आप बात कर रहे हैं, जरा बता दीजिए कि एनमेट में कितना पैसा आपने राज्यों को से आपको पास आया है और कितना पैसे का उपयोग आपने एक्सप्लोरेशन के लिए किया है। 6 साल के अंदर कितना एक्सप्लोरेशन आपने किया है? आप कहते हैं कि 10% आपका जो है हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ठीक है, पिछली सरकार ने नहीं किया, आप आरोप हम पर लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 6 साल के अंदर एनमेट के अंदर फाउंडेशन आपने बनाया है, आपने अपने ट्रस्ट बनाया है, उसके अंदर अभी तक कितना पैसा आया और कितना आपने एक्सप्लोरेशन किया है, जरा उसकी जानकारी हमको लाकर दे दें। मैं इसके बाद आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपने अपने अभी भाषण में कहा है कि हमें नीति आयोग और सबने सपोर्ट किया है। मैं आपके सामने 2 पत्र पढ़ के बताना चाहता हूं। नीति आयोग का पत्र है 19 मई 2020 का,
जिन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार वाइस चेयरमैन साहब ने आपको पत्र लिखा, जोशी जी, where he has opposed the amendment of which is you are proposing in clause 10A to B of the MMDR Act. And I quote with your permission, Chairman sir. Therefore, any move to delete the provisions of 10A to B without deciding pending cases, without deciding the 572 pending cases, will defeat the very purpose for which these provisions were brought in the amendment in the MMDR. Into a 20. Otherwise, also any such move adversely impacts the investors' confidence on policy predictability and judicious implementation on operations of the Act in definite time frame. This is the view of the नीति आयोग वाइस चेयरमैन माननीय मंत्री महोदय. यही नहीं है, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का मेमोरेंडम 28 दिसंबर 2020 उसने लिखा है कि देयर आर पोटेंशियल रिस्क ऑफ इनवाइटिंग डिस्प्यूट क्लेम्स अंडर द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बीपास. ऑन वन हैंड द अमेंडमेंट विल अनलॉक द सेक्टर, इट माइट ऑल्सो डिरेल द प्रोसेस बाय इनवाइटिंग लिटिगेशन. ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं. और फाइनली, वी आर लाइकली टू लूज सच केसेस एंड इनकर कंपनसेशन इन लिटिगेशन कॉस्ट. आपको श्रीमान मोदी पुराण पढ़ने के बजाय थोड़ा बहुत आप अपने विभाग का भी अध्ययन कर लीजिए. आपको आपका विभाग, आपके मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या कह रहा है, नीति आयोग क्या कह रहा है, जरा उसका भी आप अवलोकन कर लिया करिए. मैं आपसे विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि आज इस पूरे विषय में आपने कहा है कि 4 लाख हेक्टेयर जमीन अनलॉक हो जाएगी और 25 लाख या 23 लाख कितना लाख करोड़ रेवेन्यू आपका आ जाएगा. ये सब्ज बाग दिखाते दिखाते 6 साल बीत गए श्रीमान. ये सब्ज बाग अब आगे मत दिखाइए. You can fool some people sometime, some people all the time, but not all the people all the time. माननीय सभापति महोदय, अगर आप देखेंगे कि पूरा फेडरल राइट्स को हमारा ये इंक्रोच आपके ये लोग कर रहे हैं. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपने कहा है कि हमने प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन किया है. प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन का टाइम स्पैन कम से कम 30 दिन होना चाहिए, जबकि आपका प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन इस एक्ट में 9 फरवरी को आपने उसको नोटिफिकेशन किया और 24 फरवरी को बंद कर दिया. लगभग 12,000 लोगों ने उसके अंदर एप्लीकेशन दी, उसका आपने निराकरण नहीं किया. जो आपको मीठी मीठी बात का सुझाव देता रहा वो आपने इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन जो वास्तविक रियलिटीज थी उनके बारे में उसका आपने कोई उल्लेख नहीं किया. Sir, उसका कोई उसका प्रोविजन नहीं डाला. You have 2 minutes. I'll just conclude, madam. Yes. The point I'm trying to make is there's a contradiction in the thinking of the government. I would like to conclude with now a very interesting observation which we have a comment which has been made by Prime Minister Narendra Modi ji. नरेंद्र पुराण से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं. माननीय मंत्री जी, मोदी पुराण का मैं उल्लेख आपसे कर रहा हूं. उन्होंने कहा है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने के बारे में सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है. मंत्री जी, जरा बात प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लीजिए कि स्पेक्ट्रम नेचुरल रिसोर्स है कि नहीं है, और यदि नेचुरल रिसोर्स है तो उसका भी मोदी जी ने क्या ऑक्शन करने पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है. इतना ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं. माननीय सभापति महोदय जी, मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मंत्री महोदय, जिद मत करिए. भूपेंद्र यादव जी, आप सर्वे सर्वा हैं आजकल इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर किसानों के बिलों को आपने, किसान परिवार से आप आते हैं भूपेंद्र यादव जी, अगर आपने किसानों के परिवार को, किसानों के बिलों को सेलेक्ट कमेटी में भेजा होता तो आज लाखों किसान जो वहां पे बैठे हुए हैं उनको आवश्यकता नहीं थी. लेकिन आप ऑर्डिनेंस, एक हुक्म, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, इससे सरकार नहीं चल सकती है, लेकिन देश नहीं चल सकता. यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं. धन्यवाद.
Thank you, honourable member, for keeping perfectly in time. Now we have Shri Ashwini Vaishnav ji. जी जी. दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि झूठ की बुनियाद पे सारी चीज़ें सही नहीं होती। इनके भाषण को जो इन्होंने शुरू किया था उसमें मेरा नाम लेके कहा था कि माइंस एंड मिनरल बिल सेलेक्ट कमेटी को नहीं गया। ये 18 मार्च 2015 की रिपोर्ट है। मैं ही उस कमेटी का चेयरमैन था। डीएमएफ से लेकर के सारे प्रोविज़न आए थे। तो इनके जो भी विषय इस झूठ पे आधारित हैं, इनकी कार्रवाई में से निकाला जाए, पहला विषय। दूसरा विषय, सदन में कोई भी सदस्य बोलते समय किसी भी ऐसे सदस्य के संबंध में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। मेरे खिलाफ जो टीका टिप्पणी की गई वो व्यक्तिगत है, उसको भी सदन की कार्रवाई से निकाला जाए। Shall be checked and it'll be. कुछ मैंने कहा तथ्यों के आधार पर कहा है और मैं उस पर आज भी कायम हूँ। Honourable member, it'll be checked and accordingly steps will be taken. Now we have Shri Ashwini Vaishnav.